हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS PCS। हम यहाँ 30 मार्च इंडियन एक्सप्रेस में जो भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है उसको डिस्कस करेंगे। हम न्यूज़ आर्टिकल्स को सिंप्लीफाइड तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आप बेहतर समझ सकें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हाईलाइटेड होंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा और आप इससे रिवाइज भी कर सकते हैं। हम हर एक न्यूज़ आर्टिकल के लिए जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करेंगे और इनके पीडीएफ्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड होंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल के साथ। फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल WTO से रिलेटेड है। इसका 14th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस कैमरून में किया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। कैमरून एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो इंस्टीट्यूट है जो ग्लोबल लेवल पर जो गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करता है। ये एक ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सभी मेंबर कंट्रीज़ का कंसेंसस को ध्यान में रखकर जो है डिसीजंस लिया जाता है। बट आए दिन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चाहे वो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो या ट्रेड वार हो, इस वजह से WTO का रेलेवेंस जो है क्वेश्चन के घेरे में आ गया है कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई रेलेवेंस है। बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने इंडिया पे 50% ट्रेड टैरिफ लगाया हुआ था और अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड को लेकर हमेशा एक ट्रेड वॉर चलता रहता है। तो इन सब के बीच ये 14th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो है कैमरून में हुआ और जो डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज है उनके बीच जो डिवीजन है ट्रीटी को लेकर, वे सब मुद्दे इस कॉन्फ्रेंस में मेन फोकस में है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। जो वेस्ट एशिया और ट्रेड वॉर चल रहा है उस वजह से ये WTO के बनने के बाद 80 ईयर्स में ये इस तरह का डिसरप्शन जो है पहली बार देखने को मिल रहा है। तो ये ग्लोबल लेवल पर ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है ट्रेड के लिए, जहाँ की सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ है वो कॉन्फ्लिक्ट के चलते और ट्रेड वॉर के चलते जो फेयर ट्रेड है उसमें कहीं ना कहीं डिसरप्शंस आई है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है और वो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ इनके इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वे अलग अलग होते हैं। बिकॉज डेवलप्ड कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर कैपिटा इनकम, ये सब काफ़ी हाई लेवल पर है। इनके मुकाबले जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है उनमें डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में जो नीड्स है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, वो अलग है। जैसे कि हमारा प्रायोरिटी होता है कि हमारा फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स है उनके इनकम को इंश्योर करे, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके यहाँ पहले से ही पर कैपिटा इनकम अच्छे लेवल पर है। सो उनका मेन फोकस होता है जो डिजिटल ट्रेड है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। सो इस तरह से जो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वे काफ़ी समय जो है वो कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। मेनी ए टाइम जो है वे एक दूसरे से मैच नहीं करते। सो इसी को लेकर के डिस्कशन इस WTO ऑर्गेनाइजेशन के मंच पे होता है और WTO में जो है कंसेंसस बेस्ड से डिसीजंस को लिया जाता है। एक जो मेन मुद्दा है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच कि ट्रेड को लेकर के, वो मल्टीलैटरल और प्लूरीलैटरल कंसेंसस। ये क्या है हम समझते हैं। मल्टीलैटरल ट्रेड प्रैक्टिस वो ट्रेड प्रैक्टिस है जिसमें कि WTO में जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है उन सब का कंसेंसस, मतलब वे सब राजी होते हैं तभी जो है एक डिसीजंस को लिया जाता है और अग्रीमेंट कराए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सभी कंट्रीज़ के अग्री होने के वजह से जो है इसमें डिले आता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का कहना है कि ये डिलेज हैं वो इकोनॉमी के लिए सही नहीं है और डिसीजंस लेना ज़रूरी है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का कहना है कि जो WTO में जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है, जो सिमिलर साइज के इकोनॉमी के कंट्रीज़ है, वे एक दूसरे के साथ ट्रीटी कर सके, ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसी को प्लूरीलैटरल कंसेंसस बोला जाता है। जबकि डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज उनका कहना है कि अगर इस तरह के ट्रीटी को हमने बढ़ावा दिया
तो जो लिस्ट और डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके हित जो है हो सकता है इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बीच में दब के रह जाएगा और फिर ये WTO का जो रेलेवेंस है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के दायरे में आता है। दूसरा जो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है वो स्पेशल एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट का है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वे कहते हैं कि चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज़ जो कि अब लगभग डेवलप्ड हो चुके हैं तो उनको जो एक स्पेशल डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए होता है, जिसमें जो WTO से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको रिलैक्स कर दिया जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इनको आसान कर दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, उनको एक डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनके हितों की रक्षा की जा सके। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इनका कहना है कि अब ये कंट्रीज़ जो है डेवलपिंग नहीं रहे हैं। वो इंडिया और चाइना का रेफरेंस देते हैं और वे कहते हैं इन स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को अब बंद किया जाना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर के दोनों पार्ट में डिवीजन रहता है। उसके बाद आए दिन आप देखते होंगे US और चाइना के बीच जो ट्रेड टैरिफ को लेकर के वॉर चल रहा है। US ने इंडिया पे भी 50% टैरिफ लगाया था और इस तरह से जो ट्रेड वॉर है तो फिर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या रह जाता है, ये क्वेश्चन सवाल मन में उठता है। इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका जो मेन फोकस रहता है वो जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं डेवलपिंग या लिस्ट कंट्रीज़ में, उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए। जबकि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनमें उनके इनकम जो है ऑलरेडी हाई है तो उनका जो है मेन फोकस ई-कॉमर्स पे रहता है। तो हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका फोकस रहता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्सिडीज़ है, जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, तो इनको कैसे इंश्योर किया जाए। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनका मेन फोकस रहता है कि ई-कॉमर्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके बाद जो डिजिटल गुड्स है, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स पे कुछ देखते हैं या फिर सॉफ्टवेयर जब कोई कंट्री इंपोर्ट करता है तो उस पे डेवलप्ड कंट्रीज़ का कहना है कि वो जो है ड्यूटी फ्री होना चाहिए, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज जो है इस तरह के सर्विस ट्रेड उनकी वैल्यू ज़्यादा है। सो उनका कहना है कि ये ड्यूटी फ्री होने चाहिए। जबकि इंडिया में इस तरह के कंटेंट जो है इंपोर्ट होते हैं तो इंडिया जो है इस बात को लेकर कॉशियस है और कोई जल्दीबाजी में रिएक्शन नहीं देता है। इसके बाद पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, ये जो है किसी भी कंट्री के लिए फूड स्टॉक और फूड सिक्योरिटी इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि आप जानते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाफेड फूड क्रॉप्स को ये स्टॉक में रखती है ताकि फूड के प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल रहें और जब भी कभी इस तरह का डिसरप्शंस हो, सप्लाई में कमी हो, तो वे अपने स्टॉक से फूड को रिलीज करते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का कहना है कि ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की वजह से जो फार्मर्स है वो इस तरह के क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। इससे उस कंट्री में इस तरह के प्रोडक्ट्स काफ़ी चीप हो जाते हैं और जो बाहर से सामान आता है, जो बाहर से ग्रेन आता है, वो महंगा दिखाई पड़ता है। इस वजह से डेवलप्ड कंट्रीज़ का कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये रियायतें दी जाती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए, उसको स्ट्रिक्ट किया जाए। इस तरह से ये सारे इश्यूज़ की वजह से डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में हमेशा वो डिवीज़न रहता है और इस तरह के डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए WTO के पास कोई पुख्ता या सॉलिड मैनेजमेंट नहीं है। इस वजह से एग्रीमेंट में डिले होता है और कंसेंसस जो है देर से मिलने की वजह से हमेशा WTO का एग्रीमेंट जो है क्वेश्चन के दायरे में आता रहता है। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है क्या है, ये मल्टीपल स्टेटमेंट में प्री में भी पूछा जा सकता है। WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है कैमरून में किया जा रहा है, ये पूछा जा सकता है। और बाकी दूसरे पॉइंट्स जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल G7 मीट से रिलेटेड है। G7 कंट्रीज़ का जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग पेरिस में चल रही है, सो ये न्यूज़ में है। अभी जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस वजह से
जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज, इनमें जो फ्रैक्चर है वो आए दिन टाइम टू टाइम दिखता रहता है और वो बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका आर्गुमेंट है कि इस वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वे वजह वो उसमें घसीटे नहीं जाना चाहते हैं, जबकि वे देख रहे हैं कि यूक्रेन का क्या हाल है, यूक्रेन में कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और इसके अलावा जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो भी एक एग्जाम्पल है उनके सामने। तो उनका कहना है कि इस वॉर में जबकि उनके इंटरेस्ट जो है मैच नहीं करते वो इस वॉर में वे वजह क्यों इंक्लूड किए जाए, और अमेरिका जो है टाइम टू टाइम उन्हें एम्बेरस करता रहता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं अपने सिक्योरिटी के लिए पिछले कुछ सालों में कोल्ड वॉर और उससे पहले और उसके बाद काफ़ी हद तक यूएसए पे डिपेंडेंट हो गए, जिससे जो उनकी इंटरनल कैपेसिटी है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर वो वीक होती चली गई और वो यूएसए पे हैवली डिपेंडेंट होते चले गए। अब जब उनके बीच फ्रैक्चर्स आ रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर के डिस्कशन हो रहे हैं और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में वो डिस्कशंस जो है उभर के आता है। G7 के बारे में जानते हैं। G7 जो है एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है जो 1975 में 1973 के बाद ऑयल क्राइसिस के मैनेजमेंट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें पहले 6 कंट्रीज थे, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। उसके बाद 1976 में कनाडा को ऐड किया गया था और इसका मेन मकसद है जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसको काउंटर किया जाए और इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो ताकि डिफरेंट चैलेंजेस जो इकोनॉमी में है उनको टैकल किया जा सके। अब आते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट पे। इस कॉन्फ्लिक्ट से यूरोपियन कंट्रीज कैसे प्रभावित हैं। यूरोपियन जो है हालांकि गल्फ कंट्रीज से बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस के लिए निर्भर नहीं है, बट जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद जो इन कंट्रीज़ का इंपोर्ट है ऑयल और गैस का वो रसिया से डाइवर्ट होकर के इन गल्फ कंट्रीज़ और उसके आसपास कंट्रीज़ से डाइवर्सिफाई किया गया था। सो जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसका कतर से एलएनजी गैस ये एक इम्पॉर्टेंट इंपोर्ट का सोर्स है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। जो जब ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज डिसरप्ट होता है तो इनका ये एलएनजी और ऑयल सप्लाई तो डिस्टरप्ट होता ही है, उसके साथ साथ एक इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि अगर इन रीजन्स में ऑयल सप्लाई का डिसरप्शंस होता है तो दूसरे जगह से जहाँ से ये ऑयल को इंपोर्ट करते हैं उन जगहों में भी ऑयल का रेट जो है हाइक हो जाता है और ऑयल रेट हाइक से ट्रांसपोर्ट रेट हाइक होता है और फिर ओवरऑल इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो न चाहकर भी इस कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है इन सभी कंट्रीज़ पे वर्ल्ड वाइड पड़ता है। सो ये कंट्रीज जो है को लेकर कंसर्न्ड है। इस मीटिंग में चूंकि इंडिया का ग्लोबल लेवल पर चाहे नेशनल सिक्योरिटी हो चाहे इकोनॉमिक साइज हो तो ग्लोबल लेवल पर इंडिया का सिग्निफिकेंस बढ़ता जा रहा है। सो इंडिया को भी इस तरह के ग्रुपिंग में इनवाइट किया जाता है। इंडिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर उन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया था और ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है। जून में G7 समिट होना है जहाँ की प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है शामिल होंगे। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनके बीच जो डिवाइड है उसका कारण क्या है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये G7 कंट्रीज़ कब इस्टेब्लिश किया गया था, इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि 7th कंट्री के रूप में कनाडा को इसमें ऐड किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल यूरिया इंपोर्ट से रिलेटेड है। अगेन वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का इतना ज़्यादा वाइड इफेक्ट है, इतना डाइवर्स इफेक्ट है कि आपको हर न्यूज़ आर्टिकल में उसका इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। अभी इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो गल्फ कंट्रीज है उससे हमारा नेचुरल गैस जो आता है उसका सप्लाई डिसरप्ट हुआ है और उसी नेचुरल गैस से यूरिया का प्रोडक्शन होता है। यूरिया का प्रोडक्शन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला करके अमोनिया बनाया जाता है और उसके बाद फिर उसमें CO2 मिला करके यूरिया बनाया जाता है।
ये नेचुरल गैस जो है कतर और गल्फ कंट्रीज इनसे काफ़ी हद तक इंडिया जो है इन पे काफ़ी डिपेंडेंट है। सो अब ये डिस्कशन तेज हो गया है कि अगर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आता है तो इसको टैकल करने के लिए हमारे पास क्या वे फॉरवर्ड है। तो उसी से रिलेटेड ऑथर ने ये न्यूज़ आर्टिकल को लिखा है। इंडिया लगभग 90% यूरिया का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए जो इनपुट चाहिए होता है उसके लिए 90% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। और टोटल जो फर्टिलाइज़र है उसमें यूरिया का परसेंटेज जो है 56% है। मतलब कि इंडिया में जितने फर्टिलाइज़र फार्मर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं उसमें 56% यूरिया होता है। और नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र मतलब जिसमें नाइट्रोजन है उसमें 80% जो है यूरिया होता है। इस वजह से जो सब्सिडी का बर्डन है गवर्नमेंट के बजट पे वो 1980 में 500 करोड़ से 2022-23 में 1.65 लाख करोड़ तक ये बढ़ गया है। सो ऑथर के द्वारा कुछ सजेशंस दिया गया है जिससे जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो तो कम होगी ही होगी, ग्रीन हाउस गैसेस जो इमिट होती है उसका जो टारगेट हम रखते हैं उसको भी अचीव कर पाएंगे। अब जानते हैं ग्रे यूरिया और ग्रीन यूरिया ये क्या है। जो यूरिया है उसमें इनपुट के रूप में नेचुरल गैस, उससे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस CO2 इनसे यूरिया बनता है। चूँकि ये नेचुरल गैस जो है फॉसिल फ्यूल से इसलिए उसके प्रोसेसिंग में ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी होता है। और इन नेचुरल गैस के लिए हम लोग 90% इनके लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। सो काफ़ी हमारा एक्सचेकर जो है नेचुरल गैस के इंपोर्ट में खर्च किया जाता है। सो ऑथर के द्वारा ये सजेस्ट किया गया है ग्रीन यूरिया जिसमें कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस वह मेथड है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोलिसिस करके मतलब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है और तब इस हाइड्रोजन को जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाया जाता है और फिर अमोनिया प्लस CO2 इससे यूरिया बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम एज अ फ्यूल के रूप में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन वैसे ही कम हो गया। और इनपुट के रूप में वाटर का यूज करते हैं, अगेन ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हो गया। इसी वजह से इसे ग्रीन यूरिया कहा जाता है। तो आई होप ग्रे यूरिया और ग्रीन यूरिया आपने इसका डिफरेंस समझ लिया होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो 2050 तक अभी के मुकाबले हम 20% कम कॉस्ट पे किसानों को फर्टिलाइजर प्रोवाइड करा पाएंगे। और जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इस मामले में हो जाता है। सो इस न्यूज आर्टिकल में आपको जो ध्यान रखना चाहिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रे यूरिया और ग्रीन यूरिया ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना है। और यूरिया के लिए इनपुट मटेरियल्स क्या होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। आर्टेमिस 2 नासा का ये मून मिशन है। हालांकि ये मून मिशन बहुत पहले ही लॉन्च हो चुका है बट अभी इसका एक पार्ट जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स को मून के चारों ओर चक्कर लगाया जाएगा और फिर वे अर्थ पे रिटर्न होंगे, तो ये पार्ट जो है अगले वीक लॉन्च किया जाएगा, इसलिए ये न्यूज़ में है। आर्टेमिस 2 जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम है जो कि मून पर एक परमानेंट बेस बनाए जाने के लिए लॉन्च किया गया है। इससे पहले जो मून पे आप लोग जानते होंगे कि मून पे पहली बार 1969 में अपोलो मिशन, जो कि नासा का ही एक मिशन है जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स को मून पे पहली बार भेजा गया था। उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा ये कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस किया गया होगा, तो कंट्रीज़ को लगा होगा कि जितना कॉस्ट इसमें लगता है उतना बेनिफिट नहीं है और उस समय उतनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं थी। इसलिए उसके बाद दूसरे कंट्रीज़ ने इस मामले में रिसर्च मतलब कि मून पे लैंडिंग, ह्यूमन लैंडिंग, इससे रिलेटेड रिसर्च, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा जोर नहीं दिया और दूसरे जो स्पेस से रिलेटेड रिसर्च हैं उस पर फोकस किया। अब जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है तो अब फिर से मून पे जाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच रेस लगी हुई है। इसमें हमारा इंडिया भी, इसरो, चाइना, जापान और यूरोप
मून पे लैंडिंग के लिए अपने अपने प्रोजेक्ट्स को तैयार कर रहे हैं। मून जो है अर्थ सरफेस से लगभग 4 लाख किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में है, LEO, जो कि अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। और ये ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब 2030 में रिटायर होने वाला है। मतलब इसको प्राइवेट कंपनियों के स्पेस स्टेशन और डिफरेंट कंट्रीज के स्पेस स्टेशन वो रिप्लेस करेंगे। अभी तक ये इंटरनेशनल जो है स्पेस स्टेशन एक ग्लोबल प्रोजेक्ट था जो कि सभी कंट्रीज के कॉपरेशन से चल रहा था। अब इसको रिप्लेस करके प्राइवेट कंपनियां अपने अपने स्पेस स्टेशन बनाएगी, और डिफरेंट कंट्री जैसे कि चाइना ऑलरेडी स्पेस स्टेशन बना चुका है और इंडिया भी इस प्रयास में लगा हुआ है। इसके अलावा चाइना जो है मून पर लैंडिंग के लिए 2030 में, चाइना के द्वारा 2030 में मून पर लैंडिंग का टारगेट रखा गया है, जबकि इंडिया के द्वारा 2040 में ये टारगेट रखा गया है। और जो आर्टेमिस अकॉर्ड है उसके तहत इसरो और नासा के बीच अग्रीमेंट है, जिसमें अगर नासा जो है मून पे लैंडिंग कराता है तो उससे इंडिया के इसरो को काफ़ी कुछ लर्निंग्स, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और अभी जो गगनयान मिशन है उसमें काफ़ी हेल्प होगा। तो ये आर्टेमिस 2 जो है उसका पर्पस क्या है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लाइक एक स्टेशन जो है मून, परमानेंट बेस मून पे इस्टेब्लिश करने का मेन पर्पस है, और ये नासा का है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि आप जानते हैं यह स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिसरप्ट हुआ, और ऑयल और गैस का शिपमेंट जो है काफ़ी डिसरप्ट हुआ। इसी के सिमिलर बाबल मंडेब, जिसको कि गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है, जो रेड सी को गल्फ ऑफ अडन इससे कनेक्ट करता है। ये वो रूट है जहाँ से कि एशिया से होकर, गल्फ ऑफ एडन से होकर, रेड सी से होकर, सुएल कनाल से गुजर के ट्रेडिंग गुड्स यूरोप तक पहुंचता है। तो ये इंडिया के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है। अगर ये डिसरप्ट होता है तो अगेन ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज जो ईरान के द्वारा जो प्रॉक्सी ग्रुप है हूथीज, जो पर्टिकुलरली यमन में है, उन्होंने स्ट्राइक लॉन्च किया है इजराइल के अगेंस्ट, और ऐसा न्यूज है कि वे इस रूट को जो है डिसरप्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो पहले से ही काफ़ी कंस्ट्रेन में है और भी बहुत ज़्यादा टेंस हो सकता है। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाबल मंडेब जो है ये किन दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है, और इंडिया यूरोप को जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इस रूट से होकर जाता है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। आगे हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर किया जाए, और जितना सिंप्लीफाई हो और जितना बेहतर तरीके से समझ सके वो हमारा प्रयास होगा। थैंक यू।